Good afternoon, student. Today we are going to discuss some questions, remaining question of this chapter, that is development. Okay. So first question is here: why do we use averages? Are there any limitation to their use? So this question is related to study the average income, right? Per capita income. तो वर्ल्ड बैंक जो है, तो वर्ल्ड बैंक क्या करती है, पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्रीज की कंपैरिजन की जाती है ऑन बेसिस टू चेक देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उन कंट्रीज की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्टेज में इसको चेक करने के लिए वर्ल्ड बैंक क्या करती है, एवरेज इनकम की थ्योरी को लेके चलती है, राइट। तो इससे क्या एडवांटेजेस है और इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसको देखना है। लास्ट टाइम इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा डिस्कस किया था, लेकिन कुछ फिगर्स उसमें गलत हो गए थे, इसीलिए इसको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। सो वी यूज़ एवरेजेस फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम एवरेजेस को बहुत इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो जो मतलब जैसे जो कैपिटल है, या फिर वर्कर्स है, या तो फिर बाकी जो एसेट्स है, इनका क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए, किस प्राइजेस में होना चाहिए, और जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है मार्केट में, उसकी प्राइजेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को किस हद तक अफेक्ट करती है, ये सब जो अंडरस्टैंडिंग होती है, उस अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए एवरेज इनकम को कैलकुलेट किया जाता है एक्चुअली, राइट। So for comparison between countries, total income is not a much useful measure. तो अगर अलग अलग कंट्रीज को आप एक दूसरे के साथ में जब कंपेयर करते हो, तो ये जो एवरेज इनकम है या टोटल इनकम की जब हम बात करते हैं, राइट, तो ये उतना यूज़फुल इंडिकेटर नहीं माना जाता है। तो इसके अलग अलग कारण हैं। तो क्या होता क्या है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंट होती है, और comprising total income will not tell us what an average person is likely to earn। और हमें ये तो पता नहीं चल सकता है कि वहाँ की पॉपुलेशन अलग अलग होने से हमें ये पता नहीं चलता है कि हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति की इनकम कितनी होगी, है। अगर हाँ ठीक है कि वहाँ की पॉपुलेशन एक जैसी है, फिर भी पता नहीं चल सकेगा हमको, क्योंकि वहाँ की बाकी जो पैरामीटर्स है, वहाँ का हेल्थ कैसा है, एजुकेशन कैसा है, वहाँ पे रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं है, वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। तभी जाके हम प्रॉपरली उसको क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। तो दैट्स वाई हियर वी कैन से टोटल इनकम इज नॉट अ मच यूजफुल मेजर फॉर अ number of countries, right, different country, while calculating the economic growth of that country अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया यूज बाय दिस वर्ल्ड बैंक। जैसे पिक्चर में आप देख रहे हो, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर का पिक्चर स्लाइड पे दिख रहा है आपको। सो कंट्रीज विद द पर कैपिटा इनकम ऑफ रुपीज 8,24,000, सॉरी 82,40,192 पर एनम। तो जिस कंट्री का जो पर कैपिटा इनकम है, तो पर कैपिटा इनकम एन्युअली 82,40,192 है, तो उनको रिच कंट्रीज का स्टेटस दिया जाता है वर्ल्ड बैंक से। उसको डेवलप कंट्री भी बोलेंगे आप। और जिनका पर कैपिटा इनकम जो होता है पर एनम 67,611.5 रुपीज़ होता है, या इससे कम होता है, तो उनको लो इनकम कंट्रीज का स्टेटस दिया जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स है, इसको याद रखना है। तो ये जो लास्ट टू फैक्ट्स है, 82,40,192 और द रिच कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज को ये स्टेटस दिया जाता है अगर इतनी इनकम या इससे ज़्यादा इनकम है तो। और 67,611.5 रुपीज़ या इससे कम अगर इनकम है, तो उसको लो इनकम कंट्री का स्टेटस दिया जाता है। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। और हमने यहाँ पे इसकी लिमिटेशन को भी डिस्कस किया है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एवरेज को लिया जाता है, लेकिन बाकी जो पैरामीटर्स है वो इससे पता नहीं चलते। वो अलग अलग कंट्री के पॉपुलेशन के बेस पे अलग अलग हो सकते हैं, वहाँ के सरकमटेंसेस अलग अलग
हो सकती है, और इसीलिए हमने यूएनडीपी वाला कॉन्सेप्ट स्टडी किया था, जिसमें बाकी पैरामीटर को भी स्टडी किया जाता है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स कैन बी डेवलपमेंटल गोल्स। तो इसको एलेबरेट करना है एक एग्जाम्पल देके, तो ये इस क्वेश्चन को पूछा गया था एग्जाम में, इसीलिए इसको मैंने रिपीट किया है, राइट। तो इसको देखेंगे, जैसे कि पिक्चर में देख रहे हो, पिक्चर में दिख रहा है कि बहुत सारे सवाल जब मन में क्या आते हैं, तो हम एक डिसीजन नहीं ले पाते। तो उसमें क्या होता है, ऐसे बहुत सारे जो सवाल आते हैं हमारे मन में, तो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ या डेवलपमेंट के चांसेस होते हैं। तो किसी एक क्वेश्चन के ऊपर काम करोगे तो थोड़ा बहुत आपको मतलब उसका एडवांटेजेस मिलेगा। हो सकता है आपको लगेगा कि मैंने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर काम किया होता तो मुझे इससे ज़्यादा मतलब फ़ायदा होता, या तीसरे क्वेश्चन पे मैंने फोकस किया होता तो मैं बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे में होता। तो ये सब चीज़ें हमारे साथ में होती है। तो ये जो स्टेज होती है, इसको हम कॉन्फ्लिक्टिंग एज एन कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स के तौर पे लेते हैं डेवलपमेंटल गोल्स में। तो ये हमारे इंडिविजुअल के बारे में ही नहीं होता है, तो कभी कभी ग्रुप में भी होता है। तो कभी कभी आपको ये घर में भी देखा जाता है, तो कभी कभी ये आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो ये टाइम टाइम की बात होती है। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि at a time two person or group of persons may seek things which are conflicting। तो किसी एक समय में दो व्यक्ति या कोई ग्रुप क्या करते हैं, किसी गोल के लिए कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। मतलब हो सकता है, यहाँ पे एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे। गर्ल एक्सपेक्ट्स एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज अ ब्रदर। कोई भी फैमिली फैमिली में देख लो, जहाँ पे मतलब ब्रदर सिस्टर होते हैं वहाँ पे, राइट। तो वो गर्ल हमेशा चाहती है कि उसको उसके भाई जैसे ही अपॉर्चुनिटीज मिले, या भाई को जो फ्रीडम है वही फ्रीडम उसको भी मिले, एंड दैट ही आल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क। और उसे भी लगता है कि जैसे मैं घर के काम करती हूँ, वैसे उसने भी करनी चाहिए। सो बट होता क्या है, हर ब्रदर मी नॉट लाइक दिस। उसी समय में उसी सिचुएशन में ये सब चीज़ें उसके भैया को, मतलब ब्रदर को ही ठीक नहीं लगती है, उसको वो पसंद नहीं होती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स है। और इसी बात के ऊपर में आने वाले फ्यूचर में उनकी डेवलपमेंट काफ़ी हद तक क्या होती है, अफेक्ट होती है। स्कूल जाना, मतलब हमने लास्ट टाइम देखा था कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स ड्रॉप देयर एजुकेशन इन द सेकेंडरी और हायर लेवल और सेकेंडरी एजुकेशन में ड्रॉप कर देते हैं। और जहाँ पे मेल कैंडिडेट को क्या किया जाता है, आगे मतलब चांस दिया जाता है, उसको प्रमोट किया जाता है, उसको बढ़ावा दिया जाता है कि आपको पढ़ना है, आगे जाना है। तो ये सब चीज़ें घर से ही शुरू हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स कैन बी अ डेवलपमेंटल गोल्स हो सकता है ये, राइट। और भी बहुत सारे उदाहरण है, जैसे कि मान लो कि बहुत सारे कारपोरेट सेक्टर में क्या होता है, मान लो एक आधा ऑफिस है, तो वहाँ पे एक मैनेजर क्या करता है कि क्वांटिटी के ऊपर में फोकस करता है। जब मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो क्वांटिटी को फोकस किया जाता है कि नंबर मैक्सिमम कस्टमर को, मतलब किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए प्रमोट किया जाता है किसी मैनेजर के थ्रू। और एक मैनेजर होता है कि वो क्वालिटी के ऊपर में फोकस करता है, राइट। अभी देखो, ये एक ही कंपनी है, एक ही कंपनी में दो मैनेजर की सोच देखिए आप। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आपको कॉन्फ्लिक्ट गोल्स देखने को मिलते हैं। दोनों को क्या करना है, मतलब ग्रोथ करना है, डेवलपमेंट करना है, फिर भी एक की सोच ये है कि वो मैक्सिमम क्वांटिटी को प्रोड्यूस करे, मैन्युफैक्चर करे। और एक की सोच है कि वो मैन्युफैक्चर तो करना चाहता है लेकिन उसमें क्वालिटी है। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो देखो, आपको शायद चॉकलेट में कोई एक आधा चॉकलेट पसंद हो, सभी चॉकलेट तो पसंद नहीं होते। तो इसका एक रीज़न है, क्योंकि आपको जो भी चॉकलेट पसंद है उसकी टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छी होती है बाकी चॉकलेट्स के बीच में। तो इसका मतलब साफ है कि कोई एक कंपनी है जो चॉकलेट तो बनाती है, लेकिन वो क्वालिटी उसकी जो है, क्वांटिटी के साथ में क्वालिटी, टेस्ट, ये सभी जो चीज़ें हैं, तो उसके ऊपर में ज़्यादा फोकस कर रही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आपको कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स मतलब देखने को मिलते हैं। तो आप अगर आपकी पसंद को भी मतलब शेयर करते हो किसी के साथ में, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को ईज़िली मिलता है। इसको और दूसरे एग्जांपल से हम समझेंगे,
जहाँ पे सचमुच का आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखता हो। जैसे कि पिक्चर में एक स्लाइड पे एक पिक्चर देख रहे हो आप, यहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हो, रिहैबिटेशन डैम विक्टिम्स है। तो ये कोई न्यूज़पेपर से मैंने इसको लिया है, इस कटिंग को। तो यहाँ पे देख रहे हो कि लोग बैठे हैं और अपनी डिमांड को लेके बैठे हैं यहाँ पे दिल्ली में, राइट। तो ये डैम की विक्टिम्स है। तो डैम से क्या होता है पता ही है आपको, जहाँ पे बड़े बड़े डैम्स बनते हैं तो वहाँ से लोगों को हटाना पड़ता है, वहाँ के गांव खाली करना पड़ता है, वहाँ की जो लैंड है या वहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो पानी के अंदर में क्या हो जाता है, सबमर्ज हो जाता है। तो उसके कारण वहाँ पे इकोलॉजिकल क्राइसिस के साथ साथ ह्यूमन क्राइसिस भी क्रिएट होते हैं। और जो डैम क्रिएट होता है तो डैम से वहाँ पे जिस एरिया में वाटर सप्लाई किया जाता है, जिस एरिया में इरिगेशन किया जाता है या वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है और बाद में इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो होते हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड, तो उन लोगों के लिए वो डेवलपमेंट हो सकती है, राइट, वो डेवलपमेंट है। लेकिन जो लोग वहाँ से माइग्रेट हो चुके हैं, जिन लोगों की लैंड चली गई है, जिन लोगों की खेती चली गई है, राइट, तो उन लोगों के लिए वो डेवलपमेंट नहीं होती है। तो एक ही चीज़ हम एक ही चीज़ को डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं और डेवलपमेंट नहीं भी बोल सकते, और लोगों के बीच में इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलता है हमेशा, राइट। So next thing is find out the present sources of energy used by people in India. What could be the possibilities 50 years from now, right? तो इस क्वेश्चन को देखना है हमको कि प्रेजेंट सोर्सेस कौन कौन से एनर्जी के जो इंडिया में क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, और उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है आफ्टर 50 ईयर्स, राइट। आने वाले मतलब 50 सालों के बाद में या 50 साल में उन सभी रिसोर्सेज को हम किस तरह से देखते हैं, किस तरह से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो हम बोल सकते हैं कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी आर सम ऑफ द प्रेजेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज बाय पीपल इन इंडिया। तो कोल हो गया या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या इलेक्ट्रिसिटी जैसे भी प्रोड्यूस होती है, तो इन सभी चीज़ों को हम एज एन एनर्जी सोर्सेस यूज करते हैं इंडिया में आज की डेट तक। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड कोल आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। हम सबको पता है, हमने लास्ट चैप्टर में जियोग्राफी में पढ़ा था कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और कोल ये सब चीज़ें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। एक बार ख़त्म हो गए तो ये फिर से मतलब इसको रिन्यू नहीं किया जा सकता है। दिस नेचुरल रिसोर्सेज वुड बी एग्जॉस्टेड आफ्टर अ फ्यू ईयर्स इफ दे आर नॉट यूज जुडिशियली। तो इसको अगर हमने जुडिशियली यूज नहीं किया तो ये आने वाले कुछ सालों के बाद में डेफिनेटली क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और फिर हमारे जो ये डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उसके जो जितने भी मीडियम्स है, जितना जितना भी हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, जहाँ पे फ्यूल की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत, एकदम से ये रुक जाएगा। तो ये रुकना नहीं चाहिए और ये कंटिन्यूसली मतलब चलता रहना चाहिए। इसके लिए आपको दूसरे अल्टरनेटिव्स भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ढूंढना होगा, उसको खोजना होगा यहाँ पे, और उसको यूज़ करना होगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे, क्या बोल सकते हैं कि possibilities for the energy sources after 50 years can be nuclear energy from radioactive elements, solar energy, wind energy। ये सब हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। आने वाले फ्यूचर में हम न्यूक्लियर एनर्जी से मतलब न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को अभी मतलब सर्वे किया गया है। तो वहाँ पे बहुत जल्दी माइनिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद में जगह जगह पे न्यूक्लियर पावर प्लांट को क्या किया जाएगा, इस्टेब्लिश किया जाएगा, असेंबल किया जाएगा। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है तो उसकी रिप्लेसमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट से हो जाएगी। इसके अलावा सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा मतलब ये तो नेचुरल एनर्जी का मतलब कभी ख़त्म न होने वाला और सोर्स है। तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं हम, विंड एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। और आज भी हमारे देश में बहुत कुछ एक जगहों पे ये सब प्लांट्स को प्रमोट किया जा रहा है और इससे भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये बात यहाँ पे आपको याद रखनी है।
सो हम बोल सकते हैं कि ये जो विंड सनलाइट है ये नॉन एग्जॉस्टिव रिसोर्सेस है which may be utilized without the interruption for years and years, right? तो आने वाले सालों मतलब कई सालों तक ये विदाउट इंटरप्शंस एक बार अगर इसके प्लांट हमने बना दिए, ये काफ़ी कॉस्टली है लेकिन इसको अगर असेंबल कर दिया हमने एक बार की कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, तो इससे आने वाले मतलब सालों सालों तक हम क्या कर सकते हैं इन एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट? सो इट वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चंस। सो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इसको करके रखना है। So the next thing is why is the issue of sustainability important for the development? ये बहुत ही important question है, इसको भी हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया है, तो उस चैप्टर को फिर से आप रिवाइज कर सकते हो, वीडियो ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन यूट्यूब, राइट? वहाँ से देख लीजिए आप। तो फिर भी इसको डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में हम कि ये क्या होता है और इसके मतलब कौन कौन से कारण है वगैरह सब देखेंगे हम यहाँ पे, राइट? सो जब हम बात करते हैं कि वाई इज़ द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, कि ये सस्टेनेबिलिटी का जो इशू है वो डेवलपमेंट की टर्म्स में क्यों इम्पोर्टेंट है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ द सस्टेनेबिलिटी फोकसेस ऑन द रैशनलाइजेशन of the use of natural resources in such a manner that what we achieve today should not be at the cost of what ought to be achieved tomorrow, right? तो आज की डेट में हमने जो भी मतलब यहाँ पे इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया है, जो भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या प्रोडक्शन ले रहे हैं, जितनी भी नंबर ऑफ सर्विसेज हम दे रहे हैं, तो उसको ये नहीं होना चाहिए कि आने वाले दिन में मतलब फ्यूचर में हमें कोई पछतावा नहीं होना चाहिए कि हमने ये क्या कर दिया, राइट? तो इसकी कीमत हमको आने वाले दिनों में चुकानी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि देखो, अभी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कोरोना का, तो एक वो तो इसके बारे में अफवाहें बहुत ज़्यादा है, तो इसको मतलब हम 100% ये तो नहीं बोल सकते कि इसके कारण ही कोरोना हुआ है करके, इसके बहुत सारे मतलब न्यूज़ को ब्रेकआउट किया गया है बाहर में कि इससे हुआ उससे हुआ, लेकिन फिर भी हम ये बोल सकते हैं कि जिस तरह से मतलब पैथोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है अलग अलग कंट्रीज में, जैसे चाइनीज पैथोलॉजी लैब में इस वायरस को मतलब गलती से बनाया गया ऐसा भी बोला जाता है, या फिर जानबूझ के बनाया होगा तो वो अलग बात है। तो डेवलप तो यही उन्होंने ये सोच के नहीं बनाया, कुछ किया होगा वहाँ पे रिसर्च की पूरी ये बीमारी पूरी दुनिया में फैल सकती है या उसके इम्पैक्ट इतने बुरे हो सकते हैं। तो इस पॉइंट का मतलब ही वही है कि आज की दौर में जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे वर्ल्ड में या हमारे कंट्री में, राइट, तो उनको जब हम यूज़ करते तो उसके बैड इम्पैक्ट इन फ्यूचर हमको मतलब बेयर करने होंगे। ऐसे भी इस तरह से हमने सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट को नहीं लेना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब ही यही होता है कि आज जो भी है उनको यूज़ करो आप, लेकिन आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए उसकी कॉस्ट आज के डेट में जितनी है उतनी ही रखो, वो बढ़नी नहीं चाहिए। जैसे कि सेकंड पॉइंट में यहाँ पे बोला है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट एज इट राइजेस द लेवल ऑफ डेवलपमेंट विदाउट इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। मतलब आज जो रिसोर्सेज है उनको इस तरह से डेवलपमेंट करो, आप इस तरह से यूटिलाइज करो टेक्नोलॉजी का, इस तरह से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो, राइट, इस डेवलपमेंट में कि आने वाले फ्यूचर जनरेशन में उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसकी कॉस्ट नहीं बढ़नी चाहिए, राइट? जिस तरह से आज आप इंक्लिनेशन को फेस करते हो, तो ये इंक्लिनेशन इसी का गिफ्ट है। जिस तरह से हम डेडली डेंजरस डिसीजेस को फेस कर रहे हैं या जो जिस तरह से डेंजरस पोल्यूशन को फेस कर रहे हैं हम, तो ये सभी चीज़ें उसी के कारण हो रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं पे हमें सस्टेनेबिलिटी को क्या करना चाहिए, इम्पोर्टेंस देना चाहिए और उसी सस्टेनेबिलिटी को लेके चलना चाहिए। जो अनवांटेड एनवायरनमेंट का जो डैमेज हो रहा है उसको कहीं ना कहीं पे रोकने की हमें ज़रूरत है। इट इज़ यूज फॉर बोथ डेवलप एज वेल एज अंडर डेवलप इकोनॉमीज एंड लेज एक्स्ट्रा एम्फेसिस ऑन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये आज हमारी ही मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वर्ल्ड में जितनी भी इकोनॉमिक मतलब डेवलप और अंडर डेवलप इकोनॉमी है, तो उन सभी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में सोचे और काम करे। तो जैसे कि आप पिक्चर में यहाँ पे देख रहे हो, नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसकी बहुत अलग अलग नीड है आज की डेट में, जहाँ पे हमने
देयर आर द 3 पॉइंट्स आई हैव डिस्कस हियर, ओके। तो इनमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिसको आपको यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत है, जिसमें क्लाइमेट चेंज जिस कंडीशन से हो रहा है तो उसको रोकना चाहिए। इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, तो इसके कारण हमारा एग्रीकल्चर बर्बाद हो रहा है, और जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज है तो वो भी कहीं ना कहीं पे क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो ये बहुत ही मतलब हमारे लिए कॉन्सर्निंग सब्जेक्ट है। राइजिंग सी लेवल्स, एक्सटिंक्शन ऑफ थ्रेट टू स्मॉल आइलैंड्स नेशंस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, राइट। तो जो राइजिंग सी लेवल ये जो इशू है, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि जो भी मतलब वाटर बॉडीज है, ओशन या तो किसी या तो फिर बे एरिया में, तो वहाँ पे जो छोटे मोटे आइलैंड्स हैं वो आने वाले फ्यूचर डेट्स में सबमर्ज होने जा रहे हैं, पानी के नीचे जाने वाली है। तो ऐसा बोला जाता है आने वाले मतलब अबाउट 50 to 60 ईयर्स में हमारे जो मतलब कोस्ट लाइन पे जो बड़ी बड़ी सिटी है वो पानी के नीचे जा सकती है। तो ये आने वाली मतलब फ्यूचर की बहुत बड़ी चिंता है। स्कैर सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज की बात करते हो अब, तो फूड प्रोडक्शन नीड्स टू बी double over the next 40 years at a time when almost 23% of the वर्ल्ड्स एग्रीकल्चर लैंड हैज़ बीन डिग्रेडेड, ओके। तो यहाँ पे देखिए कि लैंड का डिग्रेडेशन कितनी बुरी तरह से हो रहा है, और फूड प्रोडक्शन किस रेशो में इंक्रीज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे भी आने वाले दिनों में हमें फूड स्कैरसिटी को फेस करना पड़ सकता है। नियरली 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन विल बी लिविंग इन वाटर स्केयर वाटर स्ट्रेट एरियाज बाय 2025, जैसे कि लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था हमने, ओके। तो 2025 तक 2/3 पीपल क्या होंगे, मतलब वाटर स्कैरसिटी को फेस करने जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है ये। 1 मिलियन स्पीसीज ऑन द ट्रैक ऑफ एक्सटिंक्शन, तो दुनिया में 1 मिलियन स्पीसीज, 10 लाख, मोर देन 10 लाख स्पीसीज एक्सटिंक्शन की कगार पे है, ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ओके। सो ओवर रिप्लाइटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, द डिक्लाइन ऑफ मोर देन 60% ऑफ द वर्ल्ड्स मरीन फिशरीज। देखिए तो एक्वेटिक हैबिटेट से लेके लैंड हैबिटेट तक, हमारे एटमॉस्फेयर तक सभी चीज़ें आज मतलब ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, वर्ज ऑफ डैमेज, एक डैमेज की कगार पे है। और इसीलिए नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज वेरी essential. I hope the point is clear. When the question will be asked to you in examination, any kind of examination, you have to cover this whole slide, okay। इस slide का snip लेके रखिए आप, इसको पूरी तरह से cover करना है आपको। So the next question, the next and last question is, the earth has enough resources to meet the need of all, but not enough to satisfy the greed of even on more on persons, even on single person, sorry, one person, single person। So जैसे कि आप देख रहे हो ये हमारा ग्लोब है, पेरिस अर्थ, राइट। तो इस अर्थ पे वाटर से लेके वो सभी रिसोर्सेस अवेलेबल है जिसकी मदद से हम हमारे नीड्स को पूरा कर सकते हैं। द अर्थ हैज़ इनफ रिसोर्सेज, इस स्टेटमेंट का ही मतलब ये है कि अर्थ पे हमें जितने रिसोर्सेज चाहिए, हमारी नीड्स जितनी है उसको पूरा करने के लिए इनफ रिसोर्सेज है, राइट, सभी की नीड्स को पूरा करने के लिए। लेकिन इतने भी रिसोर्सेस नहीं है कि जब लोगों की जो ग्रीड होती है, राइट, तो ग्रीड को पूरा करने के लिए किसी एक व्यक्ति भी के मन में भी अगर ग्रीड आ जाए तो उसको पूरा करने के लिए फिर कुछ नहीं है हमारे यहाँ पे, क्योंकि ग्रीड कभी खत्म नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ आर ओवर यूज इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। तो ये इस अर्थ पे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको आज की डेट में बहुत ज़्यादा ओवर यूटिलाइज किया जा रहा है, राइट, और उसको वेस्ट भी किया जा रहा है। तो और किसके नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि आने वाली कुछ समय में, कुछ सालों के बाद में जो मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो डेफिनेटली ख़त्म हो जाएंगे हमारे यहाँ से। और फिर तो पता नहीं क्या होगा, अगर अल्टरनेटिव्स नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत आने वाली है। और प्रोवाइड्स इनफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल, बट टुडेज जनरेशन हैज़ बिकम सो ग्रीडी। आज की डेट में हमारा जनरेशन बहुत ज़्यादा ग्रीडी, लालची हो चुका है, और उसके कारण ये ओवर यूटिलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और इसी के चलते हमारी जो ग्रीड मतलब लालच इतना बढ़ गया है कि हम बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं और एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं बहुत सारे लोगों का। तो ये भी इसका एक कारण है, और उसके कारण उसके चलते हमारे देश में
मतलब रिच और रिच हो रहे और पुअर बहुत ज़्यादा पुअर हो रहे। सो हम बोल सकते हैं कि दे रिसोर्ट टू द एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन। इनके चलते मतलब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अनसुटेबल फ्यूल वुड्स, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, फूडर एक्सट्रैक्शन, एनरोचमेंट इनटू द फॉरेस्ट लैंड, indiscrimination use of agrochemicals, extraction of groundwater in excess of the recharge capacity। तो ये सभी चीज़ों के कारण हमारे एनवायरनमेंट का, हमारे अर्थ का क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और ये डिस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं पे मतलब हमारी जो ग्रीड है, हमारे मन की जो लालसा है, उसको कहीं ना कहीं पे यहाँ पे उजागर करती है। तो ये रोकने की आज ज़रूरत है। और ये जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही फेमस व्यक्ति का है, जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है ये गांधी जी ने कहा था अपने बुक्स में। और उसी स्टेटमेंट को बाद में इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कस किया गया था जब हमने एजेंडा 91, एजेंडा 21 पढ़ा था, राइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो उसी मीटिंग में इसको लिया गया था, उस कन्वेंशन में इस स्टेटमेंट को, और वहीं से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट क्या हुआ था, डेवलप हुआ था। सो नेक्स्ट थिंग हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एट द लास्ट ऑफ चैप्टर कि बैकवर्ड एंड पुअर पीपल एंड फंक्शन ऑफ पब्लिक पीडीएस। अभी इसको क्यों डिस्कस करना है, आई थिंक जब मैंने केरला की वगैरह बात की थी, हमारे कुछ स्टेट्स की वगैरह बात की, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए था। अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो ये एक दो पॉइंट हो सकते हैं जब हम हमारे मतलब पर कैपिटा इनकम के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं और कुछ स्टेट की जब कंपैरिजन करते हैं कि वहाँ के स्टेट का एजुकेशन कैसा है, या उस स्टेट का मतलब पर कैपिटा इनकम क्यों ज़्यादा है। और जैसे बिहार का पर कैपिटा इनकम बहुत लो है और केरला का बहुत ज़्यादा है। तो ये जो आपको मतलब डिफरेंसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। या फिर केरला में जैसे मेल का जो परसेंटेज रेशो है एज कम्पेयर टू फीमेल, और कर्नाटका मध्य प्रदेश में जो है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें क्यों है, तो इसके दो कारण है बहुत बड़े कि बैकवर्ड एंड पुअर पीपल, राइट। और जो गवर्नमेंट का पीडीएस सिस्टम है, तो इसके फेल्योर के कारण भी वहाँ की जो पब्लिक है या पीपल्स है, तो उनका पर कैपिटा इनकम काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। सो मेनी पीपल्स रिमेन्स बैकवर्ड एंड पुअर। तो इसका कारण क्या है, या तो फिर हम बोल सकते हैं कि दे डोंट रिसीव प्रॉपर न्यूट्रिशंस डाइट, राइट। तो बैकवर्ड एंड पुअर पीपल की यही एक समस्या होती है कि उनके पास में कैपिटल न होने के कारण, मनी न होने के कारण, हाई अर्निंग न होने के कारण उनको न्यूट्रिशियस डाइट को मतलब डाइट नहीं मिलता है, और उसके कारण न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को फेस करना होता है। देर इज़ आल्सो लैक ऑफ एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटी। तो ऐसे एरिया में, बैकवर्ड एरिया में एजुकेशन की और हेल्थ की फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा पार्ट्स हमारे इंडिया में देखे जाते हैं। तो ये सबसे सबसे बड़ा एक कारण है। तो जहाँ जिस कारण हमारे इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज़्यादा लो है। तीसरा कारण, अभी ये पर कैपिटा इनकम को गवर्नमेंट चाहती है कि इसको थोड़ा सा बूस्ट किया जाए, लोगों के हाथ में पैसा आना चाहिए, उसको काम मिलना चाहिए। और उसके जैसे खाने की नीड्स को गवर्नमेंट पूरा करना चाहती है, उनको हेल्थ केयर की फैसिलिटी देना चाहती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये पीडीएस प्रोग्राम को चलाया था। लेकिन ये प्रोग्राम जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका स्टेट में बहुत अच्छी तरह से चला, और इसी कारण वहाँ का जो पर कैपिटा इनकम है आज की डेट में आपको थोड़ा सा डेवलप हुआ हुआ दिखता है। लेकिन बाकी के स्टेट में उतनी खास कोई ग्रोथ नहीं है, और बाकी की स्टेट में ये पीडीएस साफ साफ फेल्योर हुआ है। तो इसीलिए इसको यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी था। तो हम बोल सकते हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली इन मोस्ट ऑफ द स्टेट एंड पुअर पीपल कैन नॉट गिव चीप फूड आइटम्स, राइट। अगर ये सक्सेस ही नहीं है तो जो पुअर पीपल है उनको ये मतलब सस्ता अनाज नहीं मिल सकता है। सस्ता अनाज से सीधा सा मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये या 50 रुपये भी रोज के कमा लेता है और उसको सस्ता अनाज अगर पीडीएस से मिल जाता है, तो उसके पैसे उतने बचेंगे, और उस पैसे से वो क्या कर सकता है, उसकी बाकी जो नीड्स है उसको वो पूरा कर सकता है। एटलीस्ट अपने बच्चों को वो स्कूल भेज सकता है या बाकी नीड्स को पूरा कर सकता है। और यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पे एफर्ट है, ये बात आपको समझनी होगी। विच रिजल्ट्स इन देम बीइंग अंडर नरिश। और इससे क्या हो रहा है कि आज की डेट में
ये न होने के कारण वो अंडर नरिश वाली सिचुएशन से फेस कर रहे हैं। सो हियर दिस चैप्टर इज फिनिश, राइट। तो ये यहाँ पे ये चैप्टर क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। अभी आपको क्या करना है कि इसके ऊपर में जो भी एक्सरसाइज है आपके टेक्स्ट बुक में उसको सॉल्व करना है। तो मोर देन 50% एक्सरसाइज तो आपने प्रीवियस टू लेक्चर में उसको सॉल्व किया है। जिन लोगों ने अभी तक होमवर्क सेंड नहीं किया है वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे होमवर्क को सेंड करेंगे। तो यहाँ पे एक दो क्वेश्चन मैं बता देता आपको, आप नोट कर लीजिए प्लीज। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, in what respect is the criteria used by the UNDP for measuring development different from the one used by the World Bank? I repeat again question. The question is for 3 marks and you have to write in about 80 words. In what respects is the criteria used by the UNDP for measuring development different from the one used by the World Bank? Okay. Second question. Why is the use of sustainability important for the development? Right. Now question for 5 marks. Explain the meaning of SDI, Human Development Index. Mention three components of measuring SDI. Next question is, what are the developmental goals of landless rural laborers, prosperous farmers and farmers who depend only on rains? Right. तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। Thanks for watching this video. See you in the next tutorial.